सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड साथ के साथ एमआईएस के बारे में। एंड दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द सेम। एंड दो ही पार्ट्स में हमने ये वीडियो को कवर करना था। मेक श्योर कि आपने फर्स्ट वीडियो को जरूर गो थ्रू किया हो, बिकॉज उसमें काफी बेसिक कंसेप्ट्स एंड अच्छे कंसेप्ट्स हमने कवर किए थे। एंड वो काफी इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को समझने के लिए। हालांकि मैं आपको जो बेसिक पॉइंट्स है साथ के साथ वो बताता भी रहूंगा, बट मेक श्योर कि आप उस वीडियो को जरूर गो थ्रू कर लें। एंड आगे ऐसी ही वीडियोस को पाने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाली सब वीडियोस मिलती रहे। कंप्लीट कोर्स जो जेआईबी का है वो अवेलेबल है। जेआईबी अर्ली बर्ड पैक के थ्रू भी अवेलेबल है। अभी के अभी आपको करना है एनरोल उसमें, बिकॉज वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आगे के जेआईबी एग्जाम के लिए। चारों पेपर्स कवर रहने वाले हैं। और एक फ्री कोर्स भी है, बहुत ज्यादा डिमांडेड था कि आप एक फ्री कोर्स भी दीजिएगा ताकि एक आइडिया ले पाए सभी लोग। तो हमने एक फ्री कोर्स भी लॉन्च किया है। और उस फ्री कोर्स में आपको मिल जाते हैं वीडियो क्वेश्चंस और पीडीएफ। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप करना है, राइटिंग जेआईबी फ्री कोर्स, और उसे व्हाट्सएप कर दीजिए टू द नंबर 8360944207 के ऊपर। एंड यूल बी गेटिंग दैट पर्टिकुलर कोर्स। तो चलिए आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। सो हम पहले कवर कर चुके थे 15 क्वेश्चंस, एंड आज हम कवर करने वाले हैं फ्रॉम द 16th क्वेश्चन। सो इट सेज द मिनिमम होल्डिंग पीरियड इज रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। जो मिनिमम होल्डिंग पीरियड है वो एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है that mandates an originator to retain securitized assets on its books for a specific duration before they can be sold, right? तो मिनिमम जो होल्डिंग पीरियड है वो कहता है कि आपको जो भी एसेट्स हैं कुछ टाइम के लिए आपको उनको अपने बुक्स में रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उनको आगे बेच सकते हो, राइट? The primary objective of this rule is to prevent specific type of risky behavior by the originator, कि किसी तरह की रिस्की बिहेवियर ना हो ओरिजिनेटर की तरह, उस चीज से बचाने का है मेन जो पर्पस है। व्हाट इज द कोर प्रिंसिपल बिहाइंड द एमएचपी? तो ये मिनिमम होल्डिंग पीरियड के पीछे जो कोर प्रिंसिपल है वो क्या रहने वाला है, दैट वी नीड टू आंसर, राइट? सो ऑप्शंस आपके सामने है, आई वांट यू टू आंसर एट द अर्लीस्ट। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो कोर प्रिंसिपल रहता है इस चीज के पीछे कि मिनिमम होल्डिंग पीरियड कितना होगा, वो इस चीज के रिलेटेड है कि ओरिजिनेटर जो हो वो जेन्युइन हो, एंड उसका कुछ ना कुछ हिस्सेदारी जो है वो यहाँ पर बनी रहे सिक्योरिटाइजेशन के प्रोसेस में। एंड एमएचपी को बेसिकली डिजाइन किया गया है ताकि जो ओटीडी है, राइट, उसे प्रिवेंट किया जा सके। ओटीडी का मोरल हजार्ड जो है, यानी कि ओरिजिनेट टू डिस्ट्रीब्यूट का जो हजार्ड है, उसको प्रिवेंट किया जा सके। ऐसा ना हो कि जो लेंडर्स हैं वो रेकलेसली लेंडिंग करते रहें एंड लो क्वालिटी लोन्स को जनरेट करना शुरू कर दे, एंड उनको बाद में एआरसी को साथ के साथ बेच दे। इसलिए ये चीज जरूरी है कि जो भी लेंडर है वो कुछ ना कुछ टाइम पीरियड के लिए पर्टिकुलर एसेट को अपने पास रखेगा, उसके बाद ही फर्दर उसका इस्तेमाल कर पाएगा बेचने के लिए, राइट? तो ऑप्शन ए यहां पर कहता है टू इंश्योर दैट द एसेट्स हैव जनरेटेड इनफ कैश फ्लो टू बी कंसीडर्ड स्टेबल एंड वैल्यूएबल फॉर द इन्वेस्टर्स। देखो, अगर आप एसेट को होल्ड करते हो तो बेसिकली वो उसी चीज के रिलेटेड है कि आप डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हो कि उनका कैश फ्लो कैसा है। लेकिन जो प्राइमरी पर्पस है एमएचपी का, वो एसेट वैल्यूएशन से रिलेटेड नहीं है। वो बेसिकली ओरिजिनेटर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने का है कि जब लोन क्रिएट हो रहा है उस टाइम के ऊपर सब चीजों को ध्यान में रखते हुए लोन किया जाए, रेकलेसली लेंडिंग ना की जाए। तो ऑप्शन ए तो यहां पर करेक्ट नहीं है, वो मेन पर्पस नहीं है। ऑप्शन बी, इफ वी लुक एट टू गिव द ओरिजिनेटर सफिशिएंट टाइम टू परफॉर्म ड्यू डिलिजेंस ऑन द एसेट्स बिफोर पैकेजिंग देम फॉर सेलिंग, राइट, और फॉर सेल। देखो, ड्यू डिलिजेंस जो है तो डेफिनेटली परफॉर्म की जानी चाहिए, that should be performed by the originator, and definitely वो लोन के ओरिजिन होने से पहले ही की जानी चाहिए, नॉट ड्यूरिंग द होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड के दौरान थोड़ा ना आएगी, जब वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है। ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इट सेज टू डिस्करेज एंड ओरिजिनेट टू डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि आपने ओटीडी को डिस्करेज करना है, इस मॉडल को डिस्करेज करना है जहां पर लोन को क्रिएट किया जा रहा है, जहां पर बहुत लेक्सिटी के साथ लोन दिए जा रहे हैं ताकि उसको बाद में साथ के साथ सेंड कर देंगे। इस चीज को हमने क्या करना है, डिस्करेज करना है, देयर बाय अलाइनिंग ओरिजिनेटर एंड द इन्वेस्टर इंटरेस्ट। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ऑप्शन जो सी है दैट इज द राइट आंसर ओवर हियर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज रिलेटेड टू द क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर 17 इट सेज middle management in a manufacturing company is tasked with implementing the quarterly production strategy decided by the top executives, right? To do this, they need to monitor the departmental performance, manage the budgets, and adjust resource allocation
to meet the targets. This requires a specific class of information that bridges the gap between the high level goals and day to day activities. Which statement best describes the role of information for this management level? So, what is going to be the right answer in that? Let's have a look at it. So, it says that they do require the strategic information, operational information, external information, या फिर टेक्निकल इंफॉर्मेशन. कौन सी इंफॉर्मेशन इस पर्पस के लिए चाहिए रहेगी, डेट वी नीड टू टेल. सो इफ यू लुक एट द ऑप्शन ए, जो मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया था कि स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स को, नॉट विद द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, राइट. एंड इफ यू लुक एट द ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन, वो लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए होती है ताकि डे टू डे ऑपरेशंस को देख पाए. मिडल मैनेजर्स जो होते हैं वो एग्रीगेटेड डाटा को देखते हैं, दैट बेसिकली बिकम्स द टेक्निकल, राइट. सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर, डेट सेज की एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन लेट्स से मार्केट ट्रेंड के बारे में है या फिर कंपनी के डायरेक्शन के बारे में है, वो बेसिकली स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन होती है, दैट इज बेसिकली बीइंग रिक्वायर्ड, नॉट द एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन एज सच, राइट. ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर हियर. दैट सेज इट्स रिलेटेड विद द technical information such as budget variance reports and department performance metrics to plan and control operations over the medium term. Absolutely correct. So specifically we look at जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होती है वो मिडल लेवल मैनेजर्स के द्वारा इस्तेमाल की जाती है सो एज टू प्लान एंड कंट्रोल द ऑपरेशंस, राइट. जब अपने शॉर्ट से मीडियम टर्म के लिए इस्तेमाल करना होता है तब आप टेक्निकल इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हो. अब इसमें करेंट परफॉर्मेंस के इंसाइट्स भी होते हैं एंड साथ के साथ जो सेल के फोरकास्ट है वो भी रहते हैं और डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस मैट्रिक्स भी रहते हैं जो डेफिनेटली चाहिए होते हैं, राइट, एज पर द सिनेरियो गिवन इन द क्वेश्चन अबव. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. Now, it's related to question number 18. It says the securitization process is formally divided into distinct stages. The first stage involves originators' interaction with the SPV, that is special purpose vehicle, while the second stage involves the SPV's interaction with the capital markets. Which of the following correctly describes the primary activities in each of these two stages? तो दोनों stages में जो primary activities हैं वो क्या रहती हैं उनके बारे में we need to tell. लेकिन एक प्रोसेस को फटाफट से समझते हैं. यहां पर है लोन ओरिजिनेटर, जिसने लोन को ओरिजिनेट किया, जिसने एक्चुअल में लेंडिंग करी थी, वो है आपका ओरिजिनेटर जो यहां पर है. सेकंड आपके पास है यहां पर लेट्स से एआरसी यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसको आपने ये लोन को सेल किया है. फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट पर आपके पास आती है यहां पर स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो बेसिकली इन एसेट्स को कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कर देगी, जिसको हम सिक्योरिटी रिसिप्ट के नाम से जानते हैं, उसमें कन्वर्ट कर देगी. एंड फिर उसके बाद यहां पर आते हैं इन्वेस्टर्स, जो बेसिकली इन सिक्योरिटी रिसिप्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो ज्यादातर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, राइट. सो हियर वी आर हैविंग द ओरिजिनेटर. सबसे पहले हमारे पास है ओरिजिनेटर जिसने एक्चुअल में लैंडिंग करी. देन वी आर हैविंग द एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. देन वी आर हैविंग द एसपीवी दैट इज स्पेशल पर्पस व्हीकल. एंड देन वी आर हैविंग द इन्वेस्टर्स हु डू इन्वेस्ट इनटू इट. तो ओरिजिनेटर ने दिया यहाँ पर लोन्स को दे दिया एआरसी के पास, और यहाँ पर 15% की लिक्विडिटी मिल जाएगी अपफ्रंट. एंड बाकी का जो पैसा मिलेगा, ये 15% मिलेगा कैश की फॉर्म में, और 85% जो मिलेगा वो सिक्योरिटी रिसिप्ट्स की फॉर्म में यहां पर मिलता है. अब ये एसेट्स जो है वो एसपीवी को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, स्पेशल पर्पस व्हीकल जो कि एक अलग से लीगल एंटिटी है. एंड हियर वी आर हैविंग द पूल ऑफ एसेट्स. सो दिस इज द पूल ऑफ एसेट्स वी आर टॉकिंग अबाउट. सो दिस इज पूल ऑफ एसेट्स, राइट. तो ये एसेट्स हैं जिनको अब ये मैनेज करेगी एंड इसके बेस पर ही ये कन्वर्जन करेगी और इसको कन्वर्ट कर देगी स्पेशल जो आपके सिक्योरिटी रिसिप्ट्स हैं उनमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा. नाउ इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करेंगे इन सिक्योरिटी रिसिप्ट्स के अंदर, एंड जो कोई भी रिकवरी यहाँ पर पूल ऑफ एसेट्स में होगी, वो रिकवरी का अमाउंट होगा वो इन्वेस्टर्स को दिया जाता रहेगा. सो अल्टीमेटली जो रिस्क है अब वो ट्रांसफर हो चुका है, वो ओरिजिनेटर की बुक से ट्रांसफर हो गया है टू द इन्वेस्टर्स हियर, राइट. सो दैट इज रिलेटेड टू द सिक्योरिटाइजेशन. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द डिफरेंट स्टेजेस ओवर हियर. तो इनको देखते हैं. सो ऑप्शन 8 सेज स्टेज 1 द एसपीवी इश्यूज एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज, यानी कि एबीएस को इशू कर दिया जाता है टू द इन्वेस्टर्स. स्टेज 2 द ओरिजिनेटर सेल्स अ पूल ऑफ एसेट्स टू द एसपीवी फॉर कैश. सी ऑप्शन ए जो है उसका ऑर्डर बिल्कुल रिवर्स बताया गया है. एसेट्स बेसिकली जो होते हैं वो पहले बेचे जाते हैं, एसेट्स पहले दिए जाते हैं एसपीवी को, उसके बाद से एसपीवी जो है वो सिक्योरिटीज बैक्ड एसेट्स जो है, सिक्योरिटीज बैक्ड बाय दोज एसेट्स, उनको इशू करेगा. सो ऑप्शन ए हो गया यहां पर गलत. ऑप्शन बी इट सेज
Stage one, it says that the originator identifies a pool of asset. Stage two, the SPV structures these assets into marketable securities. So option B is also different thing, right? अब ये पार्ट ऑफ प्रोसेस तो है दोनों चीजें कि पर्टिकुलर आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं लोन एसेट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है और एसपीवी बेसिकली स्ट्रक्चर करता है उन एसेट्स को मार्केटेबल सिक्योरिटीज के फॉर्म में. दैट इज ट्रू, दैट्स बेसिकली नॉट रॉन्ग, राइट? लेकिन एक कंप्लीट डेफिनेशन है दोनों स्टेजेस की. स्टेज वन होता है जहां पर एक्चुअल सेल होती है, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन नहीं होती. और स्टेज टू होती है जहां पर एक्चुअल इश्यूएंस होती है, सिर्फ स्ट्रक्चरिंग नहीं होती. सो ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट. एंड ऑप्शन सी इट सेज stage 1, the originator sells a pool of assets to the SPV in exchange of immediate cash. 15% कैश दे दिया, बाकी का मिल गया आपको सिक्योरिटी रिसिप्ट की फॉर्म में. स्टेज 2, the SPV issues tradable debt securities backed by these assets to the third party investors who are qualified institutional buyers, right? So option C is absolutely correct. तो ये दो स्टेजेस होती हैं एंड यहां पर करेक्टली बताई भी गई हैं. सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द correct answer. Now, let's move toward the question number 19. It's related to the MIS. A well-designed management information system is credited with enhancing communication with an organization. How does the MIS achieve this, particularly in breaking down information silos that often exist between different management levels and the departments? Option 8 says by providing a centralized and integrated platform where information is shared seamlessly, ensuring that middle, top, and lower managements have access to a consistent and unified set of data. Absolutely correct. देखो जो MIS होता है ना वो बेसिकली फैसिलिटेट करता है कि सीमलेस इंफॉर्मेशन यानी कि हर एक तरह की इंफॉर्मेशन जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, चाहे वो रिलेटेड टू सेल्स है, चाहे वो रिलेटेड टू कस्टमर्स है, यानी कि सीरम भी तो बीच में इंटीग्रेटेड है, वो सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन रहेगी, राइट, दैट इज बीइंग कम्युनिकेटेड टू द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट, राइट. एंड वो इंटीग्रेटेड सिस्टम बन जाता है जो मल्टीपल यूजर्स को सर्व कर रहा है एंड ये डाटा को कंबाइन कर रहा है अलग अलग डिपार्टमेंट से एक यूनिफाइड मैनर में, एक यूनिफाइड व्यू देने के लिए. अब सेंट्रलाइज डाटा है वो कंसिस्टेंट डाटा सोर्स है जो बेसिकली साइलोस को ब्रेक करता है और डेफिनेटली कम्युनिकेशन को तो ये इंप्रूव करता ही करता है. सो ऑप्शन ए इज डेफिनेटली द राइट आंसर. नाउ व्हाट अबाउट द ऑप्शन बी, बाय रिप्लेसिंग द नीड ऑफ फेस टू फेस मीटिंग? ये थोड़ा हो रहा है कि फेस टू फेस मीटिंग को खत्म ही कर देना, ऐसा तो कुछ भी नहीं है. बाय इंप्लीमेंटिंग अ स्ट्रिक्ट टॉप डाउन फ्लो अप्रोच? नो, ऐसा भी नहीं है. बाय फोकसिंग ओनली ऑन फाइनेंशियल मेट्रिक्स व्हिच आर यूनिवर्सली अंडरस्टूड बाय ऑल द डिपार्टमेंट्स? दिस इज आल्सो नॉट द ट्रू. जो MIS है वो अलग अलग सोर्सेज को कंबाइन करता है, सिर्फ फाइनेंशियल को कंबाइन नहीं करता. इसमें प्रोडक्शन का डाटा भी है, कस्टमर्स के ऑर्डर भी है, एम्प्लॉय अटेंडेंस भी है, सब चीजें हैं. तो इट गिव्स अ होलिस्टिक व्यू. नाउ क्वेश्चन नंबर 20 related to the securitization of assets. In the securitization process, the creation of a SPV is critical step. तो SPV की creation एक critical step होता है that fundamentally alters the risk profile of the transaction. Which statement most accurately describes the legal and functional purpose of the SPV? तो कौन सी चीज है जो हमें लीगल एंड जो स्पेसिफिक पर्पस है उसके बारे में बताती है? that we need to answer here. So kindly look at the options. It is subsidiary of the originating bank, created to temporarily hold assets and to improve bank's tax efficiency. So SPV एक legal separate entity होती है. It's not a subsidiary. तो सबसे पहली चीज ये subsidiary नहीं है. And further ये bankruptcy remote होती है. ये basically risk transfer purpose के लिए होती है. ये टैक्स एफिशिएंसी के लिए नहीं होती है. ऑप्शन बी इट सेज it is separate bankruptcy remote legal entity created for specific limited purpose, created for specific limited purpose of acquiring the assets and issuing securities backed by them. Absolutely correct. SPV एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट की जाती है, लिमिटेड पर्पस होता है. इसका मेन रोल होता है कि एसेट्स को ओरिजिनेटर से एक्वायर करना है या ARC से एक्वायर करना है और उसके बेस पर सिक्योरिटीज को इशू करना है. बैंक्रप्सी रिमोट जो है वो बेसिकली एक एस्पेक्ट है दैट इज बेसिकली टू कि रिस्क को आइसोलेट करता है, राइट. सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. Option B is absolutely correct. Now, moving toward the question number 21. A bank wants to proactively grow its business by extending credit to customers in
burgeoning industries, right? To do this effectively, the management needs to identify which business sectors are expanding and are likely to produce reliable borrowers. How can the bank's MIS support this specific goal of business promotion? किस तरह से सपोर्ट कर रहा है उसके बारे में हमने बताना है. By generating reports on non-moving accounts and accounts with balances with low below the minimum requirements. See, ये जो रिपोर्ट्स होती हैं पर्टिकुलरली कि रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं नॉन मूविंग अकाउंट से रिलेटेड या फिर जहां पर मिनिमम बैलेंस नहीं उनसे रिलेटेड है, ये मॉनिटरिंग करने से रिलेटेड है. मॉनिटरिंग करने से रिलेटेड है कि जहां पर आप पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करने के लिए नहीं है, वो भी ग्रोइंग सेक्टर में. सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट. ऑप्शन बी, इट सेज by enabling the study of trends in various business industries to solicit customers from upcoming and growing sectors. Absolutely correct. Service for business promotion, ये किसके अंडर आता है? This comes under the service for business promotions. इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के अंदर ये आता है, राइट? जो बेसिकली ये बताता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बिजनेस इंडस्ट्री के ट्रेंड को समझो एंड कस्टमर्स को उसके हिसाब से अलग करो कि अपकमिंग जो ग्रोइंग सेक्टर है वहां से कौन कौन पर्सन आ रहा है. ये एनालिटिकल कैपेबिलिटी जो है वो बिजनेस को प्रमोट करने के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है. सो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी कह रहा है बाय मॉनिटरिंग द कैश रिजर्व रेशियो एसएलआर टू एंश्योर द बैंक हैज सफिशिएंट फंड्स टू लेंड. देखो एसएलआर सीआरआर को मॉनिटर करना बेसिकली इंडेक्स मॉनिटरिंग सिस्टम का पार्ट है. किसका पार्ट है? इंडेक्स मॉनिटरिंग सिस्टम का पार्ट होता है. ये लीगल एंड पॉलिसी कंप्लायंस के पर्पस के लिए होता है, लेकिन नई मार्केट को आइडेंटिफाई करने के पर्पस से नहीं है. इफ वी लुक एट द ऑप्शन डी बाय ऑटोमेटिंग द लोन रिपेमेंट प्रोसेस, कि आप लोन रिपेमेंट प्रोसेस को ऑटोमेट कर दोगे इट्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट फ्रॉम द न्यू कस्टमर्स. देखो अगर आप रीपेमेंट्स को ऑटोमेट करते हो, वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग फंक्शन जो कि ऑपरेशनल एंड फर्दर ऑपरेशनल पॉइंट से काफी इफेक्टिव है एंड कस्टमर्स को सर्व करता है, राइट? सो ऑप्शन डी इज आल्सो नॉट करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 22. It says when dealing with a single debtor who has multiple loans from various banks, an asset reconstruction company may consider acquiring all of these debts. What is the primary strategic advantage for the ARC in consolidating all financial assets related to single debtor or single piece of collateral? सो व्हाट विल बी द बेनिफिट रिलेटेड टू इट? जब आप सिंगल डेटर से बेसिकली रिलेट कर रहे हो, डील कर रहे हो, जिसके मल्टीपल लोन अकाउंट्स हैं, अलग अलग बैंक से हैं, तो एआरसी कंसीडर करता है कि सभी डेप्ट को ये एक्वायर कर ले उस पर्सन के. प्राइमरी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज क्या रहेगा एआरसी को कंसोलिडेट करने से रिलेटेड फॉर सिंगल डेटर या सिंगल पीस ऑफ कोलेटरल से रिलेटेड, वो बताना है. It allows the ARC to meet the minimum investment requirement of 15% in security receipts more easily. देखो 15% जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो तो हर एक स्कीम के लिए होगी. दैट इज बेसिकली फॉर एवरी स्कीम एंड फर्दर, वो चाहे आप एक स्कीम के अंदर एक्वायर करते हो चाहे मल्टीपल स्कीम के अंदर एक्वायर करते हो, दैट इज नॉट गोइंग टू जस्टिफाई दिस थिंग, राइट? सो ऑप्शन ए तो सही नहीं है. ऑप्शन बी इट सेज इट फुलफिल्स अ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट टू बंडल ऑल एसेट्स. इफ यू लुक एट, तो ये बेसिकली स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन होती है एआरसी की. कोई रेगुलेटरी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको कंसोलिडेट करना है सभी accounts for related to a single debtor, right? Option C it says it simplifies the accounting process by having all related assets under a single trust. Definitely, this is going to help or not? See, सिंप्लीफाई करता है ये अकाउंट्स को, लेकिन जो मेन ड्राइवर है वो नहीं है. दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू कि आप रिकवरी को मैक्सिमाइज करना चाहते हो, वो मेन फंडा होता है. सो ऑप्शन सी इज आल्सो नॉट द प्राइमरी ड्राइवर. सो वी कैन से ये पार्शली ट्रू स्टेटमेंट थी, राइट? ऑप्शन डी, इट फैसिलिटेट्स अ क्विकर एंड इजियर रियलाइजेशन ऑफ वैल्यू बाय गिविंग द एआरसी टोटल कंट्रोल ओवर द डेटर एंड द एसोसिएटेड कोलेटरल. एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है. सो ऑप्शन डी जो है यहां पर, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट ओवर हियर. ठीक है जी. अच्छा, अभी चलते हैं आगे. नाउ लेट्स मूव फर्दर टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 23. The definition of a system states that it is a group of elements joined together to achieve a common purpose and is made up of subsystems
in the context of a bank's management information system. Which of the following provides the best example of a system and its corresponding subsystem? The overall MIS is a system and जो customer relationship management है मॉड्यूल है वो उसका वो एक सबसिस्टम है. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. MIS एक लार्ज इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो बेसिकली इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है एंड इस सिस्टम के अंदर ही एक स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट है जो स्पेसिफिक फंक्शन को हैंडल करता है. जैसे मान लो CRM जो है वो कस्टमर रिलेटेड डाटा को रिलेशनशिप्स को मैनेज करता है, तो डेफिनेटली CRM जो है वो एक परफेक्ट सब सिस्टम को बताता है जो एक बड़े MIS फ्रेमवर्क के अंदर काम कर रहा है जो कि एक सिस्टम है. सो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट. व्हाट अबाउट द ऑप्शन बी? It says the bank's entire operations are system and MIS is a subsystem. No, MIS is a part of the bank's overall operation. ठीक है, जो कि बेसिकली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है. लेकिन MIS इटसेल्फ जो है वो एक प्राइमरी सिस्टम है एंड जिसमें वेरियस सब सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं, मॉड्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं. सो ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट. ऑप्शन सी, डाटा इज अ सिस्टम. इस डाटा सिस्टम इंफॉर्मेशन जो होती है वो होती है इंफॉर्मेशन. क्या होती है? इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस डाटा एंड ये डिफरेंट स्टेट्स हैं सेम एंटिटी के रिलेटेड ही. राइट, डाटा इज सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन सब सिस्टम. ऐसा थोड़ा ना. इंफॉर्मेशन इज रिफाइंड वे ऑफ द डाटा. राइट, यानी कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर दो, डाटा को प्रोसेस कर दो तो वो इंफॉर्मेशन बन जाएगी. तो डिफरेंट स्टेट्स है सेम एंटिटी की, नॉट रिलेटेड टू सिस्टम एंड सब सिस्टम. ऑप्शन डी, टॉप मैनेजमेंट इज अ सिस्टम, मिडिल मैनेजमेंट इज सब सिस्टम. देखो ये डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर है लोगों का. ये सिस्टम या सब सिस्टम के एग्जांपल नहीं है. So option D is also not correct. Now after that it's related to question number 24. It says regulatory guidelines explicitly make revolving credit facilities. Regulatory guidelines जो है explicitly make revolving credit facilities like credit card receivables. ये चीजें ineligible है किसके लिए? Securitization के लिए. What is the most likely financial reason for this exclusion? इसके related question हमने already last video में cover किया था. If you have watched that particular video, तो definitely आप इसका आंसर easily कर सकते हैं. Based on the fundamental principles of creating the asset-backed securities, क्या reason है जिसको इनको exclude किया जाता है from the process of securitization? Option A says the individual balances on the credit cards are typically too small to be pooled together effectively. तो ऐसा कुछ नहीं है. सिक्योरिटाइजेशन को डिजाइन किया गया कि आप पूल कर पाओ, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एसेट्स को भी पूल कर पाओ. राइट, सो स्मॉल इंडिविजुअल बैलेंसेस जो है वो यहां पर इशू नहीं है. ऑप्शन बी, द इंटरेस्ट रेट ऑन क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स आर टू हाई मेकिंग द रिजल्टिंग सिक्योरिटीज टू रिस्की फॉर इन्वेस्टर्स. सी, रिस्क हमेशा एक फैक्टर रहेगा. ठीक है, कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहती है कैश फ्लोज की. राइट, सो अनप्रिडिक्टेबिलिटी तो है ही है. वो जस्ट सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेट हाई है वो नहीं है. वो बेसिकली रीजन ये भी है कि आपको ये नहीं पता आगे आने वाले कैश फ्लोज फिक्स्ड है या नहीं है. अगर हाई यील्ड सिक्योरिटीज एग्जिस्ट करती है वो रिस्की एसेट्स है, लेकिन डेफिनेटली आपको प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए रिलेटेड टू द पेमेंट स्ट्रीम्स जो कि रिवॉल्विंग क्रेडिट कार्ड्स के केस में अवेलेबल नहीं होती है. सो ऑप्शन बी भी गलत हो गया. ऑप्शन सी इट सेज the outstanding balances and the cash flows from revolving credits are unpredictable and not amortizing, making it difficult to structure securities with stable, foreseeable payments for investors. Absolutely correct. जब revolving facilities होती है तो आपको पता नहीं ना कि पैसा कब आएगा, कैश फ्लो कब आएगा, तो डेफिनेटली उनकी सिक्योरिटाइजेशन जो होती है वो डिफिकल्ट होती है एंड कैन नॉट बी डन. ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 25. The MIS plays a crucial role in the review and control of an organization's operations. How does it effectively enable managers to perform this function and maintain operational efficiency? So MIS का एक crucial role है review में, control में, right? And ये effectively किस तरह से enable करती है managers को कि वो इस function को perform कर पाए and operational efficiency को maintain कर पाए by providing tools for designing new operational procedures and workflows from scratch. देखो भाई MIS जो है वो बेसिकली डाटा प्रोवाइड करती है जो बेसिकली इंफॉर्म करती है कि नए प्रोसीजर्स कैसे होंगे, लेकिन जो प्राइमरी रोल रहता है कंट्रोल में वो रहता है रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस को मॉनिटर करना. ठीक है, नई चीजों को डिजाइन करने का रोल नहीं रहता MIS के केस में. तो ऑप्शन ए तो यहाँ पर करेक्ट नहीं है. राइट, नए आप चीजों को डिजाइन कर रहे हो वो तो कोई आपको प्रोवाइड नहीं करता ना वो. ऑप्शन बी, इट सेज बाय गैदरिंग डाटा फ्रॉम डाइवर्स sources and monitoring key performance indicators, allowing the managers to assess performance against targets and take corrective actions. Absolutely correct. देखो MIS एक बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल टूल है जिसके साथ आप रिव्यू कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो ऑपरेशंस को. एंड ये किस तरह से अचीव होगा?
that you will be gathering the data from the various sources, अलग अलग फंक्शन से, अलग डिपार्टमेंट से आपने डाटा लिया एंड आपने बेसिकली केपीएस की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स लिए. अब बेसिकली आप मैनेजर्स को अलाउ कर रहे हो थ्रू दिस डाटा एंड द केपीएस दैट द नाउ मैनेजर्स आर एबल टू बेसिकली मॉनिटर द थिंग्स, कि वो केपीआई को देख रहे हैं कि ये केपीआई कहा जा रहा है, वो केपीआई कहा जा रहा है, क्या ये परफॉर्मेंस के मैट्रिक्स के ऊपर ऊपर उतर रहा है या नहीं रहा, एंड आपको पता लग जाता है उससे कि ये इंप्रूवमेंट का एरिया क्या होगा. यू कैन आइडेंटिफाई द सेम थिंग एंड फर्दर उसके अकॉर्डिंग आप करेक्टिव एक्शन ले सकते हो. सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर, बिल्कुल सही है यहाँ पर. चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एसेट्स का क्वेश्चन है. विद इन द इकोसिस्टम ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शन देयर आर सेवरल की प्लेयर्स इंक्लूडिंग द ओरिजिनेटर, ऑब्लिगर, एसपीवी, स्पॉन्सर. व्हाट इज द स्पेसिफिक एंड डिस्टिंक्ट रोल ऑफ द स्पॉन्सर इन दिस प्रोसेस. तो स्पॉन्सर का क्या रोल रहता है उसके बारे में वी नीड टू आंसर. स्पॉन्सर का स्पेसिफिकली क्या रोल रहेगा डेट वी नीड टू आंसर. जल्दी से जल्दी ऑप्शंस देखिएगा एंड आंसर पोस्ट कीजिएगा. रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन यू आर हैविंग 20 सेकंड्स विद यू. तो ऑलरेडी वी हैव कवर्ड द पार्ट. जल्दी से जल्दी बताएगा व्हाट विल बी द आंसर. ऑरिजिनेटर तो आपको पता ही है, बैंक हो गया, एनबीएफसी हो गया, जो बेसिकली लोन दिए थे, जिसके पास एक्चुअल लोन थे, वो होता है ऑरिजिनेटर. एंड ऑब्लिगर क्या होता है? अल्टीमेट बोरोअर, जो पेमेंट कर रहे हैं लोन की, वो होते हैं ऑब्लिगर. स्पेशल पर्पस व्हीकल एक लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, बैंक्रप्सी रिमोट एंटिटी जिसको हम कहते हैं, जो परचेज करती है एसेट पूल को ओरिजिनेटर से एंड सिक्योरिटीज को इशू करती है इन्वेस्टर्स के पास. एंड स्पॉन्सर क्या होता है? स्पॉन्सर बेसिकली वो एंटिटी है जो इनिशिएट करती है सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस को. जैसे मान लो कोई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो दैट इज अ स्पॉन्सर इन दिस सिनेरियो. दैट विल बी द स्पॉन्सर. एंड स्पॉन्सर का क्या स्पेसिफिक रोल होता है? स्पॉन्सर ट्रांजेक्शन्स को स्टार्ट करता है, स्पॉन्सर एसपीवी को क्रिएट करता है, अरेंज करता है, स्पॉन्सर रेगुलेटरी कंप्लायंस को इंश्योर करता है, स्पॉन्सर फैसिलिटेट करता है इन्वेस्टर्स को. दैट इज अ रोल ऑफ इट, राइट. सो देखते हैं कि क्या है. स्पॉन्सर इज एंटिटी दैट इज लीगली liable to pay back the debt or receivables from the securitized receivables being securitized. तो ये बेसिकली ऑब्लिगर, ये किस चीज की डेफिनेशन दी गई है? ऑब्लिगर की डेफिनेशन है कि भाई पैसे वापस करने हैं, ये ऑब्लिगर की डेफिनेशन. ऑप्शन बी, स्पॉन्सर इज रेटिंग एजेंसी एंड असेसिस द क्रेडिट रेटिंग. वो तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, दैट्स अ सीआरए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. दैट्स नॉट द ऑप्शन बी. स्पॉन्सर इज अ पर्सन और एंटिटी दैट एस्टैब्लिशेस और प्रमोट द क्रिएशन ऑफ एसपीवी. एब्सोल्युटली करेक्ट. एसपीवी को क्रिएट करने वाला स्पॉन्सर ही होता है, राइट. Option D, sponsor is a lead investor who buys the largest tranche of the issued securities. ये एंकर इन्वेस्टर कहा जाता है, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वाला परचेज करता है ना, डेट इज सेड टू बी द एंकर इन्वेस्टर. उसको एंकर इन्वेस्टर के नाम से जाना जाता है, नॉट द स्पॉन्सर. स्पॉन्सर इज वन हु सेट्स अप द एसपीवी. एसपीवी को बनाने वाले बंदे को बोलते हैं हम स्पॉन्सर. ठीक है जी. ना क्वेश्चन नंबर 27. It says the quality of managerial decision making is fundamentally linked to the quality of the information available. जो क्वालिटी होती है मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग की, वो किससे रिलेटेड होती है? वो होती है क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है उसके साथ लिंक्ड है. एंड फॉर एन एमआईएस टू बी इफेक्टिव, अगर आप एक एमआईएस को इफेक्टिव बनाना चाहते हो, इट मस्ट प्रोवाइड हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन. उसे हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी. Which of the following attributes is most critical for ensuring the information from an MIS leads to well-informed and effective decisions? The information must be exhaustive. Information जो है वो एग्जॉस्टिव होनी चाहिए. यस. इंफॉर्मेशन ओवरलोड जो होती है, लेकिन वो एक प्रॉब्लम होती है. एग्जॉस्ट होना इज समथिंग डिफरेंट, इंक्लूडिंग एवरी सिंगल डाटा पॉइंट अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन इंफॉर्मेशन ओवरलोड अगर हो जाती है, वो आपके लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है. देखो एमआईएस में होता है कि आप एक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, नॉट रिलेटेड टू एग्जॉस्टिव. एग्जॉस्टिव में होता है ए टू जेड सारी चीजें अच्छी चीज है, लेकिन एग्जॉस्टिव में डाटा प्रोसेसिंग उतनी बढ़ जाएगी. एंड फर्दर दैट शुड नॉट बी द केस. सो वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए एंड जो चीज मांगी गई सिर्फ वो चीज वहां पर डिसीजन मेकर के पास होनी चाहिए, राइट. सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट. ऑप्शन बी, इट सेज इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल फॉर्मेट. नो, सिंपल लैंग्वेज में चाहिए. एमआईएस तो यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट जो होगे वो तो डिसीजन मेकिंग में हिंड्रेस कर देगा, वो तो दिक्कत बन जाएगी. एंड इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होनी चाहिए एंड फर्दर क्लियरली प्रेजेंट होनी चाहिए. ऑप्शन सी,
The information must be accurate, relevant to the decision at the hand, and timely enough to act upon. Definitely correct. जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए एंड टाइमली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए दैट बेसिकली विल बी मेकिंग इट इनेबल्ड फॉर द मैनेजर्स कि वो वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। अगर ये तीन क्वालिटीज एक्यूरेट, रेलिवेंसी एंड फर्दर टाइमली इंफॉर्मेशन, अगर ये तीन क्वालिटीज मिल जाती हैं तो बेसिकली इस चीज को इंश्योर कर सकते हैं कि इंफॉर्मेशन जो है वो डिपेंडेबल है एंड वो प्रॉब्लम के ऊपर एप्लीकेबल हम कर सकते हैं एंड वो अवेलेबल है जब भी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। Option C is absolutely the correct answer. Option D, it says the info must be exclusively generated by the top level executives to ensure its strategic alignment. जो information है वो exclusively generate की जानी चाहिए by the top level executives to ensure its strategic alignment. Information जो gather की जाती है वो अलग अलग sources से होती है, पूरी organization से होती है, सिर्फ और सिर्फ जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके द्वारा जनरेट नहीं होती है। MIS को बनाया जाता है so as to serve the multiple users, not a single user, right? So option D यहाँ पर incorrect है। Now question number 28, it says one of the primary motivations for the bank to engage in securitization is to improve its capital adequacy ratio. How does the process of selling assets to an SPV achieve this regulatory objective? देखो सिंपल सा फंडा बताता हूँ। अब ये ओरिजिनेटर है, लेट मी टॉक अबाउट द ओरिजिनेटर हियर। ओरिजिनेटर कौन होता है? जिसने एक्चुअल में लोन सैंक्शन करा था, राइट? तो ये ओरिजिनेटर है एंड इस ओरिजिनेटर ने क्या किया, अब लोन को सेल कर दिया टू द एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को सेल कर दिया, राइट? अब ये लोन जो थे इसकी बुक में से हो गए सब्ट्रैक्ट, अब ये लोन इसकी बैलेंस शीट में नहीं है। जब बैलेंस शीट में नहीं है तो बेसिकली इसका रिस्क फैक्टर भी कम हो गया एंड अल्टीमेटली जो रिस्क वेड एसेट्स इसको मेंटेन करना पड़ रहा था वो कम हो गए एंड इसके अगेंस्ट जो CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये कैपिटल रिस्क वेट एसेट रेशियो जिसको हम कहते हैं, वो मेंटेन करनी पड़ रही थी एज पर द बेसिक गाइडलाइंस, वो भी नहीं करनी पड़ेगी, राइट? सो दिस इज अ बेनिफिट। So option 8 says by transferring the assets of the bank's balance sheet, it reduces the bank's total risk-weighted assets, thus improving the ratio to capital to assets. Absolutely correct. Option A is absolutely correct over here. बिल्कुल सही है. So option A will be the correct answer, right? जब आपके जो एसेट्स हैं वो बैलेंस शीट में से मूव कर दिए हैं एंड वो ARC के पास चले गए हैं तो उससे जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाती है, यानी कि रिस्क वेट एसेट्स कम हो गए। जब रिस्क वेट एसेट्स कम हो गए तो उनके अगेंस्ट जो आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करनी पड़ रही है वो भी कम हो जाती है। सो एसेट्स को सेल करने से जो डिनोमिनेटर थी रिलेटेड टू रिस्क वेट एसेट्स, बिकॉज सीएआर का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सीएआर? सीएआर इज इक्वल टू कैपिटल, यानी कि जो टोटल कैपिटल अवेलेबल है, टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल, वो गई डिवाइडेड बाय द टोटल रिस्क वेट एसेट्स, राइट? अब ये रिस्क वेट एसेट्स जब कम हो गए तो डेफिनेटली सीआर की रिक्वायरमेंट भी हमारे लिए ओवरऑल कम हो जाएगी, राइट? सो दैट्स द केस। सो आंसर वी नो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ इट्स रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 29। among the humanistic factors causing MIS failure, the lack of participation of the managers and users in system design is frequently cited. Why is this specific factor is so detrimental to the ultimate success of the MIS project? It leads to longer implementation timeline and higher costs because designers have to guess the requirements. देखो, longer timeline and higher cost जो होती हैं वो definitely consequences है, लेकिन जो सबसे fundamental problem होती है ना, वो होती है बेसिकली कि सिस्टम अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट अप ही नहीं कर पा रहा, राइट? तो डेफिनेटली कॉस्ट एंड टाइम जो होते हैं वो वेस्ट होने शुरू हो जाते हैं जब बेसिक गाइडलाइंस को हम फॉलो नहीं कर पा रहा हो। सिस्टम बना दिया लेकिन आउटपुट जिस तरह से चाहिए वो आ ही नहीं पा रही है। तो ये जो टाइम एंड ये कॉस्ट का वेरिएंट है, ये एक कंसीक्वेंस है, नॉट द बेसिक पार्ट ऑफ इट, राइट? ऑप्शन बी सेज इट रिजल्ट्स इन अ सिस्टम दैट डज नॉट अलाइन विद द एक्चुअल वर्कफ्लो and decision making needs of users, leading to low adoption and eventual irrelevance. Absolutely correct, right? Because system की वजह से हुआ है कि सिस्टम वर्कफ्लो को मैच नहीं कर पा रहा, जो चीज यूजर्स को चाहिए वैसे आ ही नहीं पा रही है। अब बेसिकली लोग इसको अडॉप्ट ही नहीं करेंगे क्योंकि जो चीज चाहिए वो मिल ही नहीं रही है, तो इवेंचुअली ये इररेलेवेंट लगेगा। सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर, राइट? नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे वीडियो, it says when an asset reconstruction company resolves a pool of stressed assets, it issues security receipts
through a dedicated trust. However, the ability to invest in these SRs is not open to the general public. According to the guidelines, who is eligible to issue these SRs? ठीक है, कि किनको इश्यूज की जा सकती हैं? ओनली पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड द ओरिजिनेटिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. एनी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, including the mutual fund, pension funds, and individuals, only qualified institutional buyers, and option D, it says the debtors of the underlying loans as a way to buy back their debt, right? So what will be the correct answer? तो जब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सेल करता है तो वो किनको सेल कर सकती है? देखो, सिक्योरिटी रिसिप्ट जो होती हैं वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इशू करती है थ्रू द एसपीवी, राइट? एंड आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से एंड फर्दर जो पर्टिकुलर सरफेसी एक्ट है उसके हिसाब से दिस कैन बी इशूड ओनली टू द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स. अब ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कौन होते हैं? बैंक्स, जैसे कि स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, या फिर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गई, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, म्यूचुअल फंड हो गए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हो गए जो रजिस्टर्ड है सेबी के साथ, या पेंशन फंड्स हो गए, प्रोविडेंट फंड्स होंगे. दोज आर बेसिकली अलाउड, राइट? सो सिर्फ और सिर्फ जो रेगुलेटेड एंड सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो एलिजिबल होती हैं कि वो सिक्योरिटी रिसिप्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं. ये रिस्ट्रिक्शन इस चीज को इंश्योर करती हैं कि वो पर्टिकुलर एंटिटीज जो रिस्क को असेस कर सकती हैं एंड जो रिस्क को बियर कर सकती हैं, राइट, वो पार्टिसिपेट करेंगी. एंड वो डेफिनेटली रिटेल इन्वेस्टर्स को उस हिसाब से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट? दैट विल बी द ओनली रीजन. ठीक है जी. सो दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू दिस वीडियो. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को कर देना लाइक एंड वीडियो को शेयर जरूर करो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं फॉर द जेआरबी अपकमिंग एग्जाम. द कंप्लीट कोर्स इज अवेलेबल. Just do enroll right now and start preparing for the same. Thank you so much and see you again in the next video. Happy learning.